गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो अपन बात कर रहे थे कि द्वैत तारक जो संकल्पना है, यानी दो पिंड वाली या दो तारों वाली संकल्पना, उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं जेम्स जिन ने कौन सी परिकल्पना दी थी, या जेम्स जिन के अनुसार किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो उसके अनुसार अपन पढ़ेंगे और उन्होंने क्या कहा था, या उन्होंने कौन कौन से शब्दों का जो प्रयोग किया था जिसके कारण अपन को, जैसे अपन बात करते हैं फिलामेंटल, उन्होंने एक शब्द नाम लिया था फिलामेंट, तो उसके आधार पर अपन बात करेंगे। और उनका सिद्धांत कब आया था ये भी अपन बात करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि जो ज्वारीय जो जेम्स जिन है, इनकी जो परिकल्पना का नाम है ज्वारीय, यानी आपको पता होना चाहिए ज्वारीय परिकल्पना। ये ज्वारीय का मतलब, परिकल्पना का मतलब है कि इन्होंने कहा कि जब दो तारे जब आपस में पास में आएंगे या आकर्षण होगा तो उनमें जो बल होता है ना, उसको अपन कहते हैं ज्वारीय बल। जैसे सूर्य और चंद्रमा पास में आते हैं तो ज्वारीय बल उत्पन्न होता है, या जब सूर्य नजदीक आ जाता है तो या चंद्रमा के प्रभाव से जो समुद्रों में, महासागरों में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होता है, उनके आकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो इस प्रकार बात करते हैं कि जेम्स जिन की ज्वारीय परिकल्पना, यानी ये किससे संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। द्वैत तारक संकल्पना में अपन पढ़ रहे हैं जेम्स जिन की ज्वारीय परिकल्पना। इन्होंने दी थी 1919 में। इन्होंने अपनी जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत या परिकल्पना है, ये उन्होंने 1919 में दिया था। कब दिया था? 1919 में। इन्होंने क्या कहा, और एक और भूगोलवेत्ता या अपन कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो संकल्पना दी थी जेम्स जिन में, इनमें उन्होंने संशोधन किया था। एक नाम आता जेफरीज ने उन्होंने क्या किया था, इस संकल्पना में संशोधन कर दिया, और जो संकल्पना फिर आगे जाके जो नाम बन गया वो हो गया जेम्स जिन एवं जेफरीज की संकल्पना। तो एक नाम आप ध्यान रखना, इन्होंने 1929 में इन्होंने जेम्स जिन की परिकल्पना में संशोधन किया। किसने किया था? जेफरीज ने। भूगोलवेत्ता कौन थे? जेफरीज। तो इसलिए मैंने एक बार नाम लिखा था अद्वैतवाद और द्वैतवाद में इन दोनों का नाम साथ में लिखा था, जेम्स जिन एवं जेफरीज, क्योंकि ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। इन दोनों का सिद्धांत एक ही है। इन्होंने संशोधन किया था 29 में, इन्होंने सिद्धांत किया 19 में और इन्होंने संशोधन किया था 1929 में, यानी 10 साल बाद उन्होंने एक संशोधन किया। अब संशोधन के बाद में क्या सिद्धांत आया वो अपन पढ़ते हैं कि इसमें संशोधन 1929 में जेफरीज ने किया था कि जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। यानी जो सिद्धांत था पहले जेम्स जिन का, उस सिद्धांत में जेफरीज ने क्या किया, संशोधन कर दिया। संशोधन करने के बाद में उस सिद्धांत में क्या हो गया, और अधिक महत्व बढ़ गया, उस सिद्धांत का और अधिक महत्व बढ़ गया। फिर अपन बात करते हैं सौर मंडल का निर्माण, सूर्य तथा एक अन्य तारा, सूर्य और एक अन्य तारा, ये ध्यान रखना है, सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। यानी जो अपन का सौर मंडल है, जो अपन के 8-9 ग्रह हैं, इनका जो निर्माण है सूर्य और एक अन्य तारे के संयोग से, उन दोनों के मिलन से हुआ था, उनके संयोग से हुआ। सूर्य तो क्या था आपका स्थिर था, यहां पर सूर्य क्या है, आप सूर्य अपनी कक्षा में ही घूम रहा है, एक जगह ही है, वो अपनी कक्षा में अपने परिभ्रमण अक्ष पर ही घूम रहा है, अपने अक्ष पर ही घूम रहा है, सूर्य लगभग स्थिर है। जो दूसरा साथी तारा था वो अपनी परिक्रमा कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो अपनी कक्ष में घूम रहा था। तो सूर्य स्थिर था, वो अपनी ही कक्षा में, ये ध्यान रखना, सूर्य अपनी ही कक्षा में घूम रहा था और साथी तारा अपने एक पथ के सहारे घूम रहा था। जैसे मैंने यहां बताया, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य तो आपके क्या है, स्थिर है, सूर्य क्या है, स्थिर है, और ये जो साथी तारा है ये वाला, ये अपनी कक्ष में क्या है, घूम रहा है। ऐसे ये क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। कि जब ये घूम रहा होता है तब ये कभी कभार क्या होता है, सूर्य के ये पास में आ जाता है। क्या होता है, जब वो घूम रहा होता है तो वो सूर्य के निकट आ रहा है। ये क्या होगा, कभी इधर से ऐसे सूर्य के पास में आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी पास में आएगा। जब ये पास में आता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है, सूर्य और तारे के पास में आने से, सूर्य और तारे के पास में आने से उनमें एक ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक ज्वारीय शक्ति उत्पन्न होती है, या ज्वारीय शक्ति का प्रभाव अपन को देखने को मिलता है, ज्वारीय शक्ति।
और वह जो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? सूर्य का जो ये बाहरी भाग है, यहां पर इस ज्वारीय शक्ति का प्रभाव पड़ता है सूर्य के बाहरी भाग पर। सूर्य के बाहरी भाग पर पड़ता है। यह ज्वारीय शक्ति सूर्य में उसी प्रकार से संभव है। किस प्रकार से? जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से, जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आ जाता है यानी उपभू की स्थिति, अपन क्या कहते हैं? जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आता है तो अपन इस स्थिति को कहते हैं उपभू, यानी पास में आना चंद्रमा का। तो उपभू की स्थिति में पास में आने से पृथ्वी के महासागरों में एक ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही चंद्रमा, ये जैसे आपका मैंने बना दिया, ये चंद्रमा मून, ये महासागर है, ये जैसे ही थोड़ा नीचे की ओर आएगा, पास में आएगा, तो यहाँ पर ऐसे लहरें ऊपर की ओर उठेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ज्वार भाटा आता है। इस ज्वारीय शक्ति के कारण क्या होगा? आपके यहाँ पर महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ज्वार भाटा है वो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। एक तो आपके सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरा जो वो अपन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है। जबकि सूर्य और जो चंद्रमा है इसके विपरीत साइड में एक और ज्वार उत्पन्न होता है जिसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। वो उन दोनों की स्थिति को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर होता है, विपरीत साइड में। उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार। तो 2 बार ज्वार आता है, एक बार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी बार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, दोनों को संतुलित करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसने क्या कहा था कि जब सूर्य और चंद्रमा 2, सूर्य एक और एक दूसरा तारा, जब दोनों, सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है और दूसरा तारा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में, तो ये क्या करेगा? जब इस सूर्य के पास में आएगा तो सूर्य में एक ज्वार का यानी एक बल उत्पन्न होगा जिसे अपन ज्वारीय बल कहते हैं। जैसा का जैसा बल इसने कहा था कि वर्तमान समय में जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो महासागरों में जो ज्वार उत्पन्न होता है, वैसा का वैसा बल सूर्य और इस तारे के मध्य भी होता है। इसके होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सूर्य और ये तारा, जब दोनों की आकर्षण शक्ति होगी, पास पास में आएंगे, तो सूर्य के जो बाह्य भाग होता है ना, उस पर एक अपन कहते हैं ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। उसका ज्वारीय बल का जो प्रभाव होता है उसके कारण सूर्य का जो बाह्य भाग है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब क्या परिवर्तन होता है? देखो, जब महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है तो ज्यों ज्यों ये तारा पास में आता है तो ज्वारीय शक्ति बढ़ती है। अब वही अपन के चुंबक वाला नियम है कि जैसे जैसे सूर्य और ये तारा पास में आते हैं तो ज्वारीय शक्ति बढ़ती है, और जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं वापस सूर्य और ये जो तारा, तो ज्वारीय शक्ति का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसे ही अपन चुंबक को किसी लोहे के पास में ले जाते हैं तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही उसको दूर करते हैं तो वो क्या होता है? उसके क्षेत्रफल से बाहर चला जाता है, तो फिर वो आकर्षण नहीं कर पाती है। जो चुंबक होती है लोहे को फिर आकर्षण नहीं कर पाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब सूर्य और तारा जब अपनी सीमा के अंदर धीरे धीरे पास में आते हैं तो इनकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, ज्वारीय बल की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही ये दोनों दूर दूर होंगे तो इनका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब क्या होता है? जब ये ज्वारीय शक्ति कम हो जाती है दूर जाने से, इस बढ़ती शक्ति के सूर्य के बाह्य भाग में एक शिगार उत्पन्न कर देता है, एक कुछ ऐसी हलचल उत्पन्न कर देता बाहरी भाग में, जिसको इसने नाम दिया है शिगार। इस शिगार के भाग को फिलामेंट कहा गया है। क्या कहा गया? इस शिगार का जो भाग है इसको क्या कह दिया? फिलामेंट कह दिया। ये वाला भाग है इसको कह दिया फिलामेंट। यानी फिलामेंट किसने शब्द कहाँ में लिया था? जेम्स जीन ने। ये ध्यान रखना। तो ये फिलामेंट, जब ये फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ बाहर की ओर, यानी जब ये फिलामेंट यहाँ से टूटकर यहाँ आ गया, सूर्य से थोड़ा दूर हट गया, ये आ गया इधर, ये फिलामेंट सूर्य का जो बाहरी भाग था वो टूटकर थोड़ा दूर हट गया। अब सूर्य के ये क्या हो गया? बाहरी क्षेत्र में आ गया। जैसे अपन यहाँ मान लेते हैं, यहाँ आ गया ये सूर्य का। अब इसके ऊपर सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है इस फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया। जब ये फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, इस तारे की तरफ ये अग्रसर हुआ, धीरे धीरे तारे की तरफ अग्रसर हुआ, उस स्थिति में सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से ये बाहर हो गए। अब सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो इसको नहीं पकड़ सकती है।
अब सूर्य इस फिलामेंट से वापस नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यह फिलामेंट है सूर्य से काफी दूर चला गया। ये इसके जो प्रभाव केंद्र होता है, जैसे चुंबक को अपन कई देर तक अपन पास में रखते हैं, जब तक उसका प्रभाव केंद्र होता है छोटे छोटे लोहे के कण उस चुंबक के चिपकते रहते हैं। जैसे ही उसको दूर कर दिया धीरे धीरे फिर वो चिपकने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाता है, उसकी आकर्षण शक्ति काम नहीं करती है। उसका जो बल है जो आकर्षित करने वाला, वो बल क्या हो जाता है, दूर जाने पर कम हो जाता है, और फिर वो उसको नहीं खींच पाती है, चुंबक लोहे को या कील को या किसी प्रकार के अन्य वस्तुओं को। तो वो कौन है, ये जो सूर्य से निकलने वाला फिलामेंट है, ये भी अब सूर्य के जो परिक्रमण पथ था, इसका आकर्षण बल था या आकर्षण केंद्र था, वहां से थोड़ा दूर चला गया और इस तारे की तरफ चला गया। एक सिगार के रूप में, एक फिलामेंट के रूप में इस तारे की तरफ चला गया। अब क्या हुआ, इस तारे से, इस फिलामेंट से ये जो अपन की पृथ्वी, वह अपन का सौर मंडल है, अपन की पृथ्वी और सौर मंडल, अपन की पृथ्वी और सौर मंडल का इसका क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई इस फिलामेंट से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सूर्य और तारा, जब दोनों का आकर्षण बल, ज्वारीय बल आपस में काम कर रहा था, सूर्य स्थिर था और वो चारों ओर घूम रहा था, और सूर्य के कारण क्या हुआ था, जब इनके मध्य आकर्षण बल हुआ तो एक सूर्य से, एक बाह्य भाग से एक फिलामेंट या एक उभार उभर कर आया, और वो उसको उन्होंने नाम दिया सिगार या फिलामेंट। फिर उस फिलामेंट क्या हुआ, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी उसके केंद्र से बाहर हो गया, अब वो सूर्य के प्रभाव में नहीं है। अब उस फिलामेंट से ही जो 9 ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई, या और 9 ग्रहों में अपन मानते हैं कि पृथ्वी भी, जैसे अपन बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ से, तो ये सूर्य और फिलामेंट, ये तारा वाला। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये सिगार की स्थिति के बाद में वर्तमान में अब ग्रहों की किस प्रकार से स्थिति है, यानी किस प्रकार से ग्रह है। तो देखो, जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य से ये 9 ग्रह इस तरह अपनी परिक्रमा पथ में ये इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। देखो, ये सूर्य हो गया, फिर एक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण, वरुण और प्लूटो। तो ये 9 ग्रह थे, उस समय की बात कर रहे हैं। और इस प्लूटो को 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, उसके अंदर इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसको क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, कि ये ग्रह नहीं, इसको ग्रह नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कि जो ये प्लूटो था, ये जैसे मान लो किसी भी ग्रह का, ये अरुण का मान लो इस प्रकार से है परिक्रमण केंद्र, और ये प्लूटो का, जब ये प्लूटो जब घूम रहा था तो ये इस प्रकार से इनके चक्र को काट रहा था, इनके चक्र को क्या कर रहा था, काट रहा था। यानी एक दूसरे जो ग्रह हैं, इनके जो ग्रह हैं, इनकी जो परिक्रमण पथ होता उनको काट रहा था, तब इसको ग्रह की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया, और इसको एक छोटा ग्रह, बोना ग्रह के रूप में इसको अलग से रखा गया कि ये एक बोना ग्रह है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे बुध, ये बुध है सूर्य के सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में कौन है, बुध। अगर पृथ्वी के सबसे पास में पूछे तो ये, और अपन कहते हैं सबसे चमकीला कौन है, तो मंगल ग्रह। और ये अपन बात करते हैं पृथ्वी अपन का ये जीवंत ग्रह है, तीसरा ग्रह। सूर्य से आकार में अगर स्थिति में देखा जाए तो तीसरा ग्रह, और बड़ों की आकार में अगर देखा जाए तो ये 5वां ग्रह है, क्योंकि ये 4 बड़े हैं इधर वाले, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। तो ये अपन देख सकते हैं, ये बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह, और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। और अपन बात करें मंगल और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, मंगल और बुध के कोई उपग्रह नहीं, ये मंगल है और ये बुध है, इनके कोई नहीं। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं, ये ध्यान रखना। शुक्र और बुध है ना, इनके कोई उपग्रह नहीं। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिबोस और फेबोस। बृहस्पति के सबसे ज्यादा है, फिर शनि के भी उपग्रह, और शनि के चारों ओर मैंने ये वलय ऐसे किया ना, ये स्प्रिंग बनाई ना, तो शनि को एक वलय के ग्रह के रूप में भी अपन जानते हैं कि वलय वाला ग्रह कौन सा है, कि शनि ग्रह। तो ये ध्यान रखना, ये शनि ग्रह वलय वाला ग्रह। फिर ये अरुण और ये वरुण। ये अब अगर अपन दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा दूर कौन है, वरुण ग्रह है, और ये सबसे पास में है बुध। अगर इन 4 ग्रहों को, जो पहले 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, ये आपको ध्यान रखना। और जो ये 4 बाहर के ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण,
इन चार बाहर के ग्रहों को अपन बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ये आंतरिक ग्रह हो गए, ये बाह्य ग्रह हो गए। इसको अपन इस प्रकार से विभाजित करते हैं। फिर एक बात आती है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ होते हैं, यानी अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे बोने ग्रह होते हैं, वो कहाँ होते हैं, किन ग्रहों के मध्य होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये मंगल ग्रह है और ये आपका ये मंगल ग्रह, ये मंगल, और ये आपका बृहस्पति ग्रह। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो एक श्रृंखला होती है छोटे छोटे ग्रहों की, उसको क्या कहते हैं अपन? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको ये ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं याद है कि सर मेरे को नहीं याद हो रहे हैं ये किस प्रकार से कौन से ग्रहों के बीच में, आप ध्यान रखना बम, ब से बृहस्पति और म से मम, ब से बृहस्पति और म से मंगल। जब बम, तो इससे क्या बन गया? बम। और बम फूटेगा तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और छोटे छोटे टुकड़ों को ही मैंने आपको क्या बताया? क्षुद्र ग्रह बोला। तो ये आपको ध्यान रखना, बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जब बम फटेगा तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उस। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि बम क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं बृहस्पति और मंगल के अनुसार। तो मैंने आपको बता दिया आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, दूरी में सबसे ज्यादा कौन है और दूरी में सबसे निकट कौन है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जेम्स जीन की जो ज्वारीय परिकल्पना थी वो किस प्रकार से थी। मैं आपको 1 मिनट में 1-2 लाइनों में वापस बता देता हूं, अगर किसी के मिस प्रिंट हो गए, कोई रह गया। तो देखो, जब सूर्य था और एक अन्य तारा था, ये सूर्य है मान लो और ये एक अन्य तारा है, जब ये दोनों, और सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा था और ये इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा था अपने कक्ष में, तो जब कभी भी ये इसके पास में आता, ये ग्रह घूमते घूमते, तो इसमें सूर्य और इस ग्रह के बीच में क्या होता? एक आकर्षण बल होता, एक ज्वारीय बल होता। और ज्वारीय बल के कारण क्या होता? सूर्य के जो बाह्य भाग था इसमें एक ज्वार उत्पन्न हो जाता, एक उबार उत्पन्न हो जाता। उस उबार को क्या नाम दिया इन्होंने? सिगार या फिलामेंट नाम दिया था। जब ये फिलामेंट सूर्य के आकर्षण बल से थोड़ा सा दूर चला गया, सूर्य के आकर्षण केंद्र से थोड़ा दूर चला गया, तारे की तरफ खिसक गया, इस तारे की तरफ खिसक गया, तो ये जो फिलामेंट है ये क्या हो गया, या ये जो सिगार है ये 9 ग्रहों के रूप में टूट गया था। ये जो पिंड था फिलामेंट, या जो इनसे जो पृथ्वी और अपन कह सकते हैं इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना 1919 में आई थी और फिर इनमें संशोधन किया था जेफरीज ने 1929 में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू।